हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलमामत महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और सुनाइए जी। हाँ, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यार, पाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आज लेक्चर नंबर 2 है। आप सबको पता है केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहले रूल स्टूडेंट द क्लास। मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। क्या क्या करेंगे आज, मेडिक्स टेस्ट करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बताओ वही जवान, क्या हम लोग मेडिक्स टेस्ट के लिए तैयार है। सॉल्यूशन था ना पूरा का पूरा। चलिए आइए फिर सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट लेना शुरू करते हैं। और आइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोट लिखा तो है नहीं यार, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, एटीएम में विद टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर है, यहां लिखा होना चाहिए केल्विन में। इधर पाई दे रखा है, इधर टी दे रखा है केल्विन में। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 500 केल्विन। ओके, 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 ओके। पाई होता किसके बराबर है भाई। सर पाई होता है सी आर टी के बराबर। सर आपने आई नहीं लिखा, आई नहीं लिखा, ये पढ़ो वर्ड क्या यूज किया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि इसका आई क्या आना है, वन ही आना है, वन ही आना है। ठीक है, तो इस कारण मैंने आई नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आपको 500 केल्विन पे फाइंड आउट करना है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये मेरे को दे रखा है किसी तरह से। ये तो पता ही है, चलो 0.0821 होगा, जिसको 1/12 भी लिख सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। बस किसी तरह से मेरे को सी पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अब सी कैसे पता चलेगा, वो इस ग्राफ से ही पता चलेगा। वो ग्राफ इन्होंने सही बनाया कि नहीं बनाया वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। 300 केल्विन पे, ये रहा 300 केल्विन। लाइन देख लेना, बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ स्ट्रेट ही है। 300 केल्विन, ये भी चेक कर लो एक बार, स्ट्रेट है। मैं थोड़ा दूर से देख लूं, स्ट्रेट है। हाँ स्ट्रेट है भाई, चलो हाँ अब हो जाएगा, हो जाएगा ना। लग रहा था ग्राफ ही पता चले गलत बना दिया हो तो फिर ऑब्वियसली आंसर भी गलत ही आएगा, बट ग्राफ सही बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं कि ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई एक्सिस पर ये है, एक्स एक्सिस पर ये है, स्लोप ये पता चल जाएगी। ठीक है सर, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कांस्टेंट पाई बाय टी, है ना, पाई बाय टी। पाई कितना दे रखा है, पाई कितना दे रखा है, 0.5।
और टी कितना दे रखा है सर 300 दे रखा है, 1/600 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आप दोबारा निकाल लो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई मुझे निकालना है। स्लोप जो है जिसे आप सी आर बोल सकते हैं वो 1/600 है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 500 केल्विन, 500 केल्विन। ये आ गया 5/6। 5/6 अप्रोक्सीमेटली 0.8 होता है, है ना, 0.8 समथिंग आ रहा है, बट 0.8 बोल सकता हूं। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। किसी भी तरह से कर सकते थे आप, किसी भी तरह आप यहां से सी भी फाइंड आउट कर सकते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस सी की वैल्यू यहां पर रख सकते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, वो आपकी इच्छा, मैंने ऐसे किया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आराम आराम से करेंगे। विच इज स्लैश आर करेक्ट फॉर वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज सॉल्यूशन का, ग्लूकोज है तो I1 होगा ना, डिबेट नहीं करेंगे उसके ऊपर, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, डी लॉग पाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/T अगर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डी लॉग पाई बाई डी एम इज इक्वल टू 1/m अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा अच्छा, ये वो है, क्या बोलते हैं जिसे हम C बोलते हैं, इन्होंने इसे M बोला। कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने मोलैरिटी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कॉन्सेंट्रेशन होती भी मोलैरिटी है, मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने C की जगह M लिखा हुआ, कोई बात नहीं। डी पाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम आर फॉर ए गिवन, या तीनों ही करेक्ट है। आइए करके देखते हैं यार। पाई किसके बराबर होता है सर, पाई होता है CRT। अगर मैं सबसे पहले तो डी पाई बाई डी टी कर लूं, हाँ सर कर लो, डी पाई बाई डी टी किसके बराबर आएगा, सी आर आएगा, डी टी इज इक्वल टू 1, सी आर बाहर था, ठीक है। तो ये वाला तो करेक्ट है, नो इश्यूज। बाकी दोनों में लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लेता हूं। आइए इधर लॉग ले लेते हैं। लॉग पाई इज इक्वल टू प्लस लॉग टी, या लॉग सी आर टी भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ा यार, ठीक है। या लॉग टी भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, मतलब कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है सर, आपने सी और आर को इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को भी चेक कर रहा हूं। अगर ये कांस्टेंट है ना, ये लिखा हुआ है गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और ये तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टी, विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा टी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट है। और इसका क्या आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा 1/T। हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी कि ए भी करेक्ट है। अगर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, डी लॉग पाई बाई डी सी आना। अच्छा, डी लॉग पाई बाई डी सी, अब पता है इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, चल दोबारा लिख देता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं। पाई इज इक्वल टू क्या था CRT, अब की बार क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। अच्छा, तो लॉग पाई रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, तो इसको ऐसे लिखूंगा लॉग RT प्लस लॉग C, है ना, क्योंकि अब की बार ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या DC के साथ करना ना, हाँ DC के साथ करना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/C आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1/C ही है, हाँ, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आंसर तो पहले ही आ चुका था, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए करेक्ट था, सी करेक्ट था, तो बी करेक्ट होना ही होना था, बट फिर भी मैंने कहा चलो एक बार बात कर लेते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ सिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। एक वर्ड है डिस्टिलेट, ये नया आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, कुछ नया का नया सीख भी लेंगे इसी बहाने। सर है क्या ये, डिस्टिलेशन करनी है इसमें, ठीक है सर। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते थे,
क्या करते थे हम लोग यार, ये करते थे कि यहां पर एक मिक्सचर लेते थे, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम दो चीजें होंगी, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम दो चीजें होंगी, ए और बी, ठीक है। गर्म करना इसको शुरू करेंगे। इनिशियली तो ये होता है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, मान लेता हूं इसका लो बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली बी के वेपर ज्यादा बनेंगे। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसके वेपर्स थोड़े से कम बनेंगे, बनेंगे इसके भी, इसके बनेंगे बट थोड़े से कम बनेंगे। ये जो आपने वेपर्स बने हैं ना, वेपर्स, आपने इसको ही किसी दूसरे कंटेनर में, ये वेपर्स पकड़े पकड़े, इनको ही दूसरे किसी कंटेनर में लेके आए और कंडेंस करा दिया। कंडेंस का मतलब तो समझ गए होंगे, हाँ सर, वेपर पकड़े और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा दिया। सर कैसे करवा दिया लिक्विड में कन्वर्ट? अरे यार, यहाँ आइस लगा ले यार, ले लग गई आइस। क्या तुझे पता है वेपर गर्म होते हैं? हाँ। जैसे यहां पर आएंगे ठंडे हो जाएंगे? हाँ। ठंडे हो जाएंगे तो कंडेंस हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आएगा ये कहलाएगा डिस्टिलेट। क्या कहलाएगा? डिस्टिलेट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या यहां पर जो वेपर्स थे वो यहीं पर, यही वाले जो वेपर है वो यहीं पर लिक्विड है? यस सर। यानी कि सर जो यहां पर वाई और वाई बी थी, क्या वो यहां पर काई ए डैश और काई बी डैश? जो वाई ए था क्या वही काई ए डैश है, और जो वाई बी था वही काई बी डैश है? अरे भाई यही वेपर्स तो है जिनको कंडेंस किया है। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया तो वही मतलब कि ये वाला मोल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। सर आपने डैश क्यों लिखा है? अरे यार, इसकी मोल फ्रैक्शन को काई ए काई बी बोल रहा हूं, तो इसके वाले को कुछ और बोलना था ना, तो इसी कारण इसको काइए डैश बोल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में काइए काई बी, इसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में दैट इज काइए डैश और काई बी डैश। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। आइए फिर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक मिक्सचर है जिसके अंदर 1 मोल वॉलेटाइल लिक्विड का, उसका पी नॉट ए दे रखा है। 3 मोल वॉलेटाइल लिक्विड बी के हैं जिसका पी नॉट बी दे रखा है। एन ए दे रखा है 1, एन बी दे रखा है 3, पी नॉट ए दे रखा है 100 mm ऑफ एच जी, और पी नॉट बी कितना दे रखा है? 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर डिस्टिलेट का निकालना है, इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। सर कोई बात नहीं सर, उसके लिए पहले मेरे को ये वो मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर फेस में, क्योंकि वही देखो इसका निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा ना, इसका निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा ना, पी नॉट ए काई ए डैश प्लस पी नॉट बी काई बी डैश, ये डिस्टिलेट का। और काई ए डैश काई बी डैश किसके बराबर है? वाई ए वाई बी के। तो पहले वाई ए वाई बी निकालना पड़ेगा। सर निकालो वाई ए। यहां पर बताओ काई ए कितना हो जाएगा? सर 1/4 है ना। काई बी कितना हो जाएगा? सर 3/4। सर ये 0.25 है, ये 0.75 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले निकालता हूं पी एस, क्योंकि वाई ए निकालने के लिए पी एस जरूर चाहिए। पी नॉट एक आइए, पी नॉट एक आइए प्लस पी नॉट बी काई बी। सर ये 25 आ गया, सर ये 20 आ गया, 60 और 25 कितना होता है बेटा? 85 होता है। सर वाई ए निकाल लो, वाई ए आ जाएगा पी नॉट ए काई ए, दैट इज पी नॉट ए काई ए 25 डिवाइडेड बाई पी एस, दैट इज 85। तो वाई बी कितना हो जाएगा? सर इसे 1 में से माइनस कर दो, 60/85। यही काई ए डैश है, यही काई बी डैश है, निकाल लो भाई। पी एस डैश पी नॉट ए, ये रहा 100 है ना, हाँ, और काई ए डैश 25/85, और पी नॉट बी 80 इंटू 60/85। अब इसको सॉल्व करना है भाई।
5 के टेबल में ये 5 पे, ये 17 पे। अगर 102 होता तो सीधा 6 पे चला जाता, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 30 लिख सकता हूं। ये फिर वही 5 के टेबल पे ये 16, ये 17, 16 और 17 ऑलमोस्ट कैंसल आउट कर देता हूं क्योंकि 16 और 17 ऑलमोस्ट सेम है। प्लस 60, 90 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। 90 के मतलब बहुत सारी वैल्यूज 90 के पास है, 92 भी है, 80 भी है। इसका मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, का मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पास पास है ना आंसर। थोड़े भी आंसर दूर दूर होते ना तो मेरा काम चल जाता। ये आ रहा है 29.41, जिसे मैंने 30 लिखा था वो आ रहा है 29.41। दूसरा 56.47, 85 के आसपास आ रहा है, 85 के आसपास आ रहा है। हाँ हमारा भी वही रहा था 90 के आसपास, जो कि 85 हो सकता है, बट क्योंकि आंसर सारे आसपास थे 85.88। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब आंसर सारे पास पास हो तो सॉल्व करके देख लें, दैट वुड बी मच बेटर। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीबी किसका मैक्सिमम होगा। 1% एक्वा सॉल्यूशन है। 1% एक्वा सॉल्यूशन का मतलब समझ गए, हाँ सर, 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर मास सबके दे रखे हैं भाई। डेल्टा डी भी होता है किसके बराबर है सर, आई के बी एम, एम मतलब मोलैलिटी। क्या चारों सॉल्यूशंस के लिए आई सेम है, हाँ सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई 1 है। के भी सेम है क्योंकि सबका सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन। डब्ल्यू भी सेम है, 1 ग्राम है, ये तो सेम है, यस। ये 99 ग्राम है, सारी बात एम बी पे आ गई, हाँ सर बिल्कुल। ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम किसका है, ये रहा यूरिया का, तो हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिया। द आंसर वुड बी यूरिया, है ना। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका डेल्टा टीबी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। थिंक विदाउट इंक से कर लिया है। आसान क्वेश्चन है तो। बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब आपको पता ही है, N2 होगा बेंजीन में, ठीक है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका वैंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, दे तो रखा ही नहीं कि सर 100% एसोसिएशन होगी, 10% होगी, 20% होगी, एसोसिएशन सॉरी, 10% होगी, 20% होगी, 40% होगी। तो ऐसे केसेस में हम 100% एसोसिएशन मान के चलते हैं। और अगर 100% एसोसिएशन होता था तो याद है आई किसके बराबर होता था, 1/n होता था, यानी कि 1/2 होगा, यानी कि लेस देन 1 होगा, है ना सर। एसोसिएशन में वैसे भी लेस देन 1 होता है, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। बात आपकी सही है। I2 लिखा है, अरे मैं तो तुम्हारी नजर उतारना चाहता हूं यार, जिसने I2 लिखा है। सही बता रहा हूं, मतलब कि तैयारी तुम्हारी टॉप नॉच चल रही है। घबराना मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि अगर तुमने यहां पर I2 लिख दिया तो टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि अब टेंशन टेंशन लेने तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ सही बात बता दूं तुम्हें मैं, बहुत ही वाह यार, तो यार तुम तो ऐसे क्वेश्चंस में रोना धोना शुरू कर दोगे भाई, हैं? अगर तुमसे ये नहीं हुआ है, तुम इसमें तो बिल्कुल ही भाई लूज मोशन स्टार्ट, डिहाइड्रेशन स्टार्ट है। गलती से हो गया हो वो क्वेश्चन गलत तो चलो मैं मान लूंगा, बट अगर तुम्हें कन्विक्शन था कि हाँ इसका I2 है, फिर तो भैया लंका लग गई है तुम्हारी। चलिए, वीक मोनोबेसिक एसिड है HA। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, जो एक H पॉजिटिव आयन देता है, हाँ HA
पानी में डालोगे तो एक H पॉजिटिव आयन देगा। वैसे भी नजर आ रहा था, ना भी बोला होता, सिर्फ एसिड बोला होता तब भी पता चल जाता। N2 हो गया इसका, हाँ N2 हो गया। इसका पीके ये होता है, यस। के ए इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स वही अल्फा है बेटा। अरे के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है ना, वही एक्स की जगह अल्फा लिखा हुआ है, घबराना मत। आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या आई का और अल्फा का कोई रिलेशन होता है? सर होता है। आई निकालना है। अगर मुझे किसी तरह से अल्फा पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फा कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा सर, ये ना। अगर पी के ए 4 है तो के ए कितना होगा? के ए कितना होगा सर? 10⁻⁻⁴। बिल्कुल सर। और वो किसके बराबर है? सी अल्फा स्क्वायर के बराबर है। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है सर? 10⁻⁻²। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? 10⁻⁻²। तो अल्फा कितना आ गया? 10⁻⁻1। रूट ले लिया इसका, जिसे 0.1 भी बोल सकते हैं। कितना क्या बोल सकते हैं? 0.1। अब हो जाएगा 1 माइनस 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1, ये आ गया 1 प्लस 0.1, दैट इज 1.1। 1.1 ये रहा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से है, आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन, है ना। जिसका आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से रिवाइज होगा, सॉल्यूशन अच्छे तरीके से रिवाइज होगा, ये वही क्वेश्चन करवा। बट सर आपने जो टेस्ट लिया था उसमें तो ना सिर्फ आपने सॉल्यूशन दिया था, आयनिक इक्विलिब्रियम आपने दिया ही नहीं था। अगर आप इसमें से हैं, ओए ओए, मेरे दिल में दर्द हो रहा भाई। अबे आयनिक इक्विलिब्रियम के 8-9 बार भाई हमने टेस्ट ले लिए भाई, 8-9 बार, है ना। तू बस बहाना ढूंढ रहा है, तू सिलेक्शन नहीं ढूंढ रहा भाई, तू बहाना ढूंढ रहा है। अगर तू उनमें से है तो लगा रहा है ना। बट ऐसे है नहीं बच्चे, 70% से ऊपर का सही है। क्या क्वेश्चन है भाई? फॉर द फॉलोइंग 0.01 मोलर HCOH। अच्छा ठीक है, आपसे पीएच पूछी हुई है, पीएच पूछी हुई है, आई दे रखा है, पीएच पूछी हुई है। तो वीक एसिड है, सिर्फ वीक एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन होता था सी अल्फा, और याद है अल्फा की जगह क्या रख लेते थे सर? नहीं नहीं, ये तो के ए वाला नहीं रख सकता, सी अल्फा ही रखना पड़ेगा मेरे को, सी अल्फा ही रखना पड़ेगा। सी तो मेरे ख्याल से दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। अगर किसी तरह से मुझे अल्फा पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर ये तो बिल्कुल पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें मतलब कि अल्फा वगैरह निकाल के आई निकालना था, यहाँ पर आई दे रखा है, अल्फा निकालना। हो गया सर। आई किसके बराबर होता है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन की वैल्यू कितनी है? एक इसमें टूट रहा है, एक इसमें, एन 2 है। 1.01 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। अल्फा आ गया 0.01, ले क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। सी कितना है? ये भी 0.01 है, यानी कि 10⁻⁻²। अल्फा भी कितना है? 10⁻⁻²। ये आ गया 10⁻⁻4 मोलर। तो पीएच कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी, अगर एच पॉजिटिव आयन। ऑप्शन नंबर सी, है ना। एच पॉजिटिव आयन 10⁻⁻4 है तो पीएच कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, यही है सारे क्वेश्चन। कुछ आगे क्वेश्चंस थे, वो एमपीक्यू के क्वेश्चन है, कल देंगे इन क्वेश्चंस को। ये केमिकल काइनेटिक्स के हैं, कल देंगे इनको एमपीक्यू। करें लास्ट क्लास का रिवीजन खेलें। अर्जुन कह रहा है N2 कैसे आया? ओ यार, कृति भी वही कह रही है, N2 कैसे आया? सोहेल गधा कह रहा है आसीमा 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 ब्लॉक।
सर लेट ज्वाइन किया, आज से स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा। हाँ बस अर्जुन और कृति की बात मत सुनना। आई का अल्फा से रिलेशन, आई का अल्फा से रिलेशन होता है। अरे डॉक्टर यश नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया है। अरे भाई साहब, ओहो हो। जी आदित्य ठीक कह रहे हैं आप। प्रभात कह रहा है यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, कैसे समझे। अरे मेरे मालिक, ये मेरे मालिक, कहाँ फंसा दिया तुमने। प्रभात, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में सुप्रभात। बट आज तुम्हारी बैड मॉर्निंग है, कुप्रभात। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब मैं कैसे बताऊं कि बेंजोइक एसिड में डाइमर लिखा है तो वहां पे एसोसिएशन होगा, अब नहीं बता पाऊंगा प्रभात। आई एम सॉरी भाई, इनको ये नहीं पता चल रहा भाई, ये रिवाइज करके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर, इनको ये नहीं पता चल रहा। कह रहे एन दो कैसे आ गया यहाँ पे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तुम क्या बोले, अब निशब्द कर दिया मतलब कि ना। उम्मीद में मिलते हैं बेटा और कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद 2026 में आपका स्वागत करेंगे, या तो आप रिवाइज मत किया करो, ठीक है। पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और ना काफी देर बाद पता चलता है कि यार डिसीजन ना गलत हमने ले लिया। जैसे कई बच्चे, पता क्या होता है, 10th के बाद ना उनका मैथ्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। एक होता है वीक, एक होता है बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा वीक। एक तो वीक तो देखो चलता है, कोई बात नहीं, हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट उनको वही 15 into 7 करना पड़ता है, तो ऐसे करते हैं 15, ये 10th पास होने के बाद 7, 7 5 7 1 7, 7 2 14 21 25 35 है ये, 7 1 7, 3 1 10, ठीक है। अगर ऐसी हालात होते हैं ना, इतने बुरे हालात होते हैं, तो 10th के बाद जो कहते हैं ना 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 मैथ्स तो यार पीसीएम तो ले नहीं सकते हम, है ना, तो ऐसा करते हैं पीसीबी ले लेते हैं, है ना, डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, है ना। फिर कुछ सालों बाद रियलाइज होता है नहीं यार, गलती कर दी यार हमने, ठीक है। तो बस जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि अब N2 कैसे रखा है, डाइमर बनने पे एसोसिएशन हो रही है आपको, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपने गलती कर दी बेटा, है ना? बस गलती कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। हाँ यार, इसके ग्राफ में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, मैं खुद मानता हूं, मैं इसमें डिनायल मोड पे नहीं हूं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसके ग्राफ में कोई ना कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ इशू है भाई, ठीक है। बट आप करने का तरीका समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्राफ अगर सही बना होता तो थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाते। कट ऑफ बता दो, 7 क्वेश्चन थे आज मेरे ख्याल से, 7 थे ना, पहले चेक कर लूंगा, 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे तो मेरे ख्याल से 4 तो सही होने चाहिए थे यार, मगर 4 भी सही नहीं है तो बहुत बुरे हालात है, फिर 4 सही होने चाहिए थे।
आइए आगे बढ़ते हैं। जो कल का हमारा मेडिक्स टेस्ट होगा उसमें अर्जुन, कीर्ति और प्रभात से इंस्पिरेशन लेके है ना, मैं दोबारा टेस्ट लूंगा कल सॉल्यूशन का और आयनिक इक्विलिब्रियम का। सॉल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रियम का। हालांकि मुझे लेना नहीं था कल इनका टेस्ट, बट थोड़ा सा मैं इंस्पायर्ड हूं, है ना। आई एम इंस्पायर्ड बाय अर्जुन, कीर्ति एंड प्रभात। तो कल यही होगा, ठीक है। हाँ, कंप्लीट चैप्टर, ये भी कंप्लीट है। मैं आपको बता दूं, है ना, बहुत दूर है आप मुझसे, अर्जुन, कीर्ति और प्रभात जैसे बच्चे, बट मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, है ना। आपकी शक्ल नहीं देखी मैंने, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। आपके जेंडर तो देखो नाम से पता चल गया मेरे को, ठीक है। मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। बट मैं एक बात की गारंटी आपको इतनी दूर बैठे दे सकता हूं, आप ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा किसी को कि यहां पर N2 कैसे आया, अगर किसी को यही पता नहीं चल रहा कि डाइमर जो है बनने पर एसोसिएशन कैसे हुआ, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर टाइम पास कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए 25 लाख में से जो जिनका सिलेक्शन होना है, क्या आप उनमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो आप सोचिए, है ना। आप शायद उसमें से हैं, बस ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे देख लेते हैं, ओ ये भी आता है, 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 हाँ हो गई तैयारी, मेडिक्स टेस्ट की तैयारी हो गई। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि शायद खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाई। आइए जी आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते थे? दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है? दैट इज कम होती है रिएक्टेंट की एज कंपेयर टू इनिशियल कांस्टेंट रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसी कारण रिएक्टेंट के केस में हम बाहर नेगेटिव का साइन भी लगाते हैं टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव। यूनिट क्या था रेट ऑफ रिएक्शन का? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का था, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमने टाइम इंटरवल ज्यादा लिया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमने टाइम इंटरवल जो है वो कम लिया था, ठीक है, कम लिया था, बस इतना ही है ना। थोड़ा ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा इधर मैं रख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और इधर मैं रख रहा हूं टाइम। इतना तो हमें पता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बट डिक्रीज होने के भी कई सारे तरीके होते हैं, हो सकता है ऐसे डिक्रीज हो रही हो सकता है किसी और तरीके से डिक्रीज हो रही हो। जो हमें ग्राफ दे रखा है वो ये दे रखा है, ये दे रखा है। डिक्रीज तो इसमें भी हो रही है, हाँ सर हो रही है, ठीक है। आपको इस टाइम इंटरवल से, इसे T1 बोल रहा हूं, इस टाइम इंटरवल तक आपसे पूछा हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सर आपने वर्ड एवरेज क्यों यूज किया? क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, इसी कारण एवरेज बोल रहा हूं। तो पहले आप टाइम T1 पर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर टाइम T2 पर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? C1। क्या हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? यस सर। ऊपर आएगी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बस इनकी वैल्यूज रखेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा।
नहीं सर, हो सकता है हमें किसी इस पॉइंट पे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना हो। इंस्टंटेनियस, अरे बता देता हूं लोमा भी यार, रुक जाओ, ठीक है। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है सर, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसके लिए टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो ये कैसे दिया जाएगा, बाय टेंजेंट, है ना। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, टेंजेंट बना लो यहां पे, क्या आप कर लोगे, स्लोप के बराबर होगा, दैट इज tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा आपको पता ही है, दैट इज दिस अपॉन दिस होता है, वही है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्या ये सबको क्लियर है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो स्लोप निकाल लीजिए। ये रहा लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली हमने लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ लिया था, कहां पढ़ा था भाई, जल्दी जल्दी बताओ सर। केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया था सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, याद है। हेलो, हाय सागर भाई, कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं क्लास के, हाँ क्लास चल रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास, ठीक है मैं करता हूँ, ओके। आइए, ठीक है, हाँ, लॉ ऑफ मास सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। पता है किसका फोन था, पता है किसका मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली मेरे टीचर का फोन आया था, है ना, टीचर कह ले, कोच कह ले, वट एवर द वर्ड यू वांट टू से, ठीक है, उनका फोन आया था। बहुत फेमस बंदा है भाई, बहुत फेमस, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा टीचर बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है ना, वैसे ही जो मेरा कोच है वो भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, जिनको आप देखते हो इंडिया के, क्या बोले, जैसे इंडिया का एक यूनिकॉर्न है ना, हमारा फिजिक्स वाला, है ना, तो उनके, हमारे, क्या बोले, हमारी कंपनी के मालिक अलग सर, प्रतीक सर, आप उनके साथ उठते बैठते। ये जिस भाई का फोन आया था, कोच है मेरा, ये इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, हाँ 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 हाँ, है ना? तो ये इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, कितनी बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां के नाम सुनते हो, ये उनके साथ उठता बैठता भाई, ठीक है। बट चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक ज्यादा मैटर करता है। मैं फोन उठाता ना, बट मैंने देखा कॉल आया है, तो देख ले। आइए, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता था कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी, जितनी आपने ली है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बताओ इस रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन सी हैं, ये और ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन्हीं के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर, ये एक्टिव मास लिखा है सर, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, बट लॉ ऑफ मास सेक्शन ने इसे एक्टिव मास बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन
रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कहता था लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये सारी ना थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं। जैसे 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 आप देखिए कि इंडियन क्रिकेट टीम है ना, आईसीटी लिख देता हूं मैं, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं सर? 11 प्लेयर्स होते हैं। बताओ इंडियन क्रिकेट टीम कब मैच जीतेगी? जब ये 11 प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना, तो इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतेगी, है ना। ये थ्योरेटिकल बातें हैं। जैसे यहां पर है कि ए के जितने मोल्स लिए हैं सब पे डिपेंड करता है, बी के जितने मोल्स लिए हैं सबके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, जीतना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप कहेंगे जब 11 के 11 अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट रियलिटी इज डेफिनेटली डिफरेंट, ठीक है। सर कैसे डिफरेंट है? ये देखो यार, उसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। पहली बात, रेट लॉ होता क्या है? जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है तो वो कहलाता है रेट लॉ। क्या कहलाता है? रेट लॉ कहलाता है, ठीक है। जब इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? रेट लॉ कहलाता है, ठीक है। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ क्या कहता है कि ए के सारे मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, सारे मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। बी के सारे मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। वेयर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू ए, बीटा इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे 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 सर थोड़ा डेली लाइफ का एग्जांपल दे देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई टीम ए है, उसके अंदर 5 पर्सन है और ये पांचों पर्सन जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएंगे, पांचों पर्सन जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब ये टीम जीत जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि जीतना किसके ऊपर डिपेंड करता है, भाग रहे हैं सारे के सारे, जीतना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, दैट इज पांचों पे डिपेंड करता है ना। यही कहोगे आप लोग? एम आई राइट और रॉन्ग? 5 पर्सन है, पांचों भाग रहे हैं, पांचों जब पहले पहुंचेंगे तो टीम जीतेगी। तो आपका कहना क्या होगा? जीतना किसके ऊपर डिपेंड करता है? पांचों पे डिपेंड करता है। यस यस यस, सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट रियलिटी डिफरेंट है। ये देखो अब 5, ये थ्योरेटिकली, अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाता कितनों पे डिपेंड करता है ना, 5 पर्सन आपने लिए हैं, डिपेंड कितने पे करता है? पांचों पे डिपेंड करता है। बट रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। अब पांचों के एक्सपेरिमेंटली दर्शन कर लो जरा एक बार। ये बहुत पतला सा है, स्विफ्ट रनर है, ये भी पतला है, स्विफ्ट रनर है, ये भी पतला है, स्विफ्ट रनर है, ये भी पतला है, स्विफ्ट रनर है, और ये अनफॉर्चुनेटली अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, और ये है ना थोड़ा सा ओबीस है। थोड़ा सा तो नहीं है, ठीक है। जी 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 जी, है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? इसके ऊपर डिपेंड करता है सर। ये तो चारों रनिंग करते ही करते हैं, मैराथन में भागते ही भागते हैं, ये बहुत तेज भागेंगे ही भागेंगे, इनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन ये पर्सन है सर, ये जितना अच्छा परफॉर्म करेगा टीम के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ये जितना खराब परफॉर्म करेंगे उस टीम के हारने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। लिए तो 5 पर्सन थे, डिपेंड किसके ऊपर करता है? सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सबसे स्लो, सबसे स्लो। बोलिए यस और नो, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए।
यस 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 यस। बस आपको समझ आ गया है कि अल्फा है क्या, बीटा है क्या। ये वो हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये बी के भी वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। हाँ, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आइए अल्फा बीटा के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आप वो बताइए, क्या मैकेनिज्म का नाम सुना है? मैकेनिज्म, हाँ सर। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले एक स्टेप, दो स्टेप, तीन चार पांच, है ना, फिर एंड में जाके जो है वो प्रोडक्ट बनता है। इनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, कोई सा भी स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप में जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। सर कैसे? यही तो बताया यहां पर भी, यहाँ जो इनमें से स्लोएस्ट था, सब कुछ डिपेंड उसी के ऊपर करता है। अगर एक पर्सन मोटा है तो अल्फा 1 आ जाएगा, अगर इसी टीम में 2 पर्सन मोटे होते तो अल्फा 2 आ जाता, इसी टीम में 3 पर्सन मोटे होते तो अल्फा 3 आ जाता। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता मोटा, तो अल्फा क्या आ जाता? 0 आ जाता, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल स्लोअर स्टेप में टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय, कैसे? पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन स्लोएस्ट स्टेप। सर जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, सर आपने पिछले पेज पे इसको रेट लॉ लिखा है, यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो। अरे बोल तो दिया, जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है तो उसको रेट लॉ बोल देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है तो उसको रेट लॉ बोल देते हैं। तो आपकी इच्छा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है या आपने रेट लॉ लिखना है, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो किसी रिएक्शन का ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। सर अल्फा क्या है? वही लेस देन इक्वल टू ए। ये बीटा क्या है? लेस देन इक्वल टू, मैंने सर पूछा अल्फा है क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्फा किसके इक्वल है, मैं कह रहा हूं अल्फा है क्या। अरे ये वही है भाई, ए के कितने पार्टिकल इस स्लोएस्ट स्टेप में टेक पार्ट कर रहे होंगे। ए जो कि रिएक्टेंट है, उसके कितने पार्टिकल स्लोएस्ट स्टेप में टेक पार्ट कर रहे होंगे। अगर एक टेक पार्ट कर रहा होगा तो अल्फा 1 है, इस स्लोएस्ट स्टेप में 2 टेक पार्ट कर रहे होंगे अल्फा 2 है, 3 टेक पार्ट कर रहे होंगे अल्फा 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली बी के कितने पार्टिकल्स इस स्लोएस्ट स्टेप में टेक पार्ट कर रहे होंगे। अगर एक पार्ट कर रहा होगा तो बीटा 1 है, 2 कर रहे होंगे तो 2 है, ठीक है, 3 कर रहे होंगे 3 है, ठीक है। सो अल्फा क्या है? that is order of reaction with respect to A reactant के कितने पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोअर स्टेप में है। सिमिलरली दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के कितने पार्टिकल्स स्लोएस्ट स्टेप में टेक पार्ट कर रहे हैं, और ये जो अल्फा प्लस बीटा होगा ये कहलाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है साफ ही पता चल रहा है कि सर ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, कितनी बार बोलना पड़ेगा। मैकेनिज्म पता होगा तो निकाल सकते हो, मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 5th में लिखता हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हो सकता है बिल्कुल, 0 हो सकता है,
नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। सर समझाइए कैसे पॉजिटिव, कैसे जीरो, कैसे नेगेटिव, कैसे फ्रैक्शन। बिल्कुल समझाता हूं चारों चीजों के बारे में। देखो पॉजिटिव में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं एक टीम के वो पर्सन्स जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतेगी, खराब परफॉर्म करेंगे तो टीम हारेगी। ठीक है, टीम हारेगी। ठीक है, जैसे इस टीम में ये रहा। ठीक है, अगर ये अच्छा परफॉर्म, टोटल तो पर्सन 5 है, बट ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतेगी क्योंकि सबसे स्लो यही है। ठीक है, और ये खराब परफॉर्म करेंगे तो टीम जो है वो हारेगी। ठीक है, तो इस टीम का अल्फा 1 है, पॉजिटिव में है। तो सर पॉजिटिव तो समझ आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ये जीरो कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है? भाई कभी कभी जो होता है वो खेल पर्सन पे नहीं, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम है, अगर आप टेनिस देखते हैं, दैट इज राफेल नडाल, है ना, द किंग ऑफ द क्ले कोर्ट। अगर आप टेनिस देखते हैं तो आपको पता होगा उन्होंने सारे जो हैं वो क्या बोलते हैं, ट्रॉफीज जीती हैं। ठीक है, बट उन्होंने फ्रेंच ओपन जो है वो सबसे ज्यादा बार जीता है। उसका रीजन क्या है कि वो वैसे तो वो मतलब कि क्या ही बोले सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ठीक है, बट वो ऑब्वियसली वो क्ले कोर्ट के ज्यादा अच्छे चैंपियन है। उन्होंने फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा बार जीता है क्योंकि क्ले कोर्ट पे वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। जैसे आप क्रिकेट में देखें तो क्या होता है कि जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पर बाउंसी पिचेस पे हमें खेलना पड़ता है। ठीक है, एज वेल एज वहां पर हम जब भी जाते हैं तो ठंड होती है। एज एन इंडियन अगर आप देखें ना, तो हमें बाउंसी ट्रैक्स की आदत है क्योंकि इंडिया में ऐसी पिचेस नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग क्योंकि देश में ज्यादा गर्मी रहती है तो हम गर्मी में फिर भी कुछ खेल लेते हैं, सर्दी में उतना ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती है ना। तो क्या होता है कि हम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एक दो सीरीज को पास्ट में छोड़ दिया जाए, तो हम टेस्ट सीरीज हार के ही आते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एक तो बाउंसी पिचेस और एक वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम दोनों चीजों के आदी नहीं है। ठीक है, एंड फिर वही अतिथि देवो भव, हम लोग उसका रेसिप्रोकेट भी करते हैं। जैसे इंडियंस बाउंसी पिचेस पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन स्पिन पिचेस पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया बुलाते हैं, हम लोग हमेशा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में जाके ठंड के कारण उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को हम लोग जब भी यहाँ पे बुलाते हैं तब यहाँ पे समर होता है। ठीक है, गर्मी होती है भरपूर, हमें पता है क्योंकि वो हमारे साथ जैसा करते हैं हम भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। ठीक है, वैसा ही करते हैं। बस तो ऐसी ऐसी टाइम पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सर नेगेटिव कैसे हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कई बार ऐसा नहीं होता क्रिकेट खेलते टाइम गली मोहल्ले में, कभी अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो कोई ऐसा प्लेयर होता है जो इतना वाहियात खेलता है, इतना वाहियात खेलता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी टीम में ना हो, सामने वाली टीम में हो। ये हमारी टीम में ना हो, कहां पर हो? सामने वाली टीम में हो। हाँ, तो अगर ऐसा प्लेयर टीम में होगा तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अगर अगर रेस होनी है तो क्या आप चाहेंगे कि ये प्लेयर आपकी टीम में रेस होनी है? आप चाहेंगे नहीं नहीं, ये तो सामने वाली टीम में अगर चला जाए ना तो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि रेस के टाइम इनका फायदा नहीं है, हाँ कुश्ती के टाइम फायदा है। सर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, अब ये बताइए। क्योंकि जब भी पार्टिकल जुड़ेगा तब एक होगा या दो होगा या तीन होंगे या चार होंगे स्लोएस्ट स्टेप में, ये आधा पार्टिकल कैसे क्या हो सकता है? 3/4 पार्टिकल कैसे हो सकता है? फ्रैक्शन के लिए तो यही होता है ना, 1/2, 3/4, ये फ्रैक्शन होती है। बिल्कुल, मान लो इस स्लोएस्ट स्टेप में Br2 इन्वॉल्व नहीं है, Br इन्वॉल्व है। अरे Br2 इन्वॉल्व नहीं है, क्या इन्वॉल्व है?
एक बी आर इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे लिखेंगे? यहां पर बी आर थोड़ा लिखेंगे, ब्रोमीन बी आर की फॉर्म में थोड़ा पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? बी आर टू की फॉर्म में पाया जाता है। तो यानी कि जब उसका रेट लॉ लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, बी आर टू की पावर हाफ। कोई समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो यहां पर बी आर इन्वॉल्व है, ठीक है, बट जब रेट लॉ लिखेंगे तो ब्रोमीन बी आर की फॉर्म में थोड़ा पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है? बी आर टू की फॉर्म में पाया जाता है, बट लिखना बी आर है, तो बी आर टू की पावर हाफ लिखूंगा तभी तो बी आर होगा, बी आर टू की पावर हाफ लिखूंगा तभी तो बी आर होगा। आगे कि नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज फ्रैक्शन में। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, फ्रैक्शन का और नेगेटिव का, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, उधर लड़ाइयां चल रही हैं कि तो रोहित शर्मा के बारे में कुछ मत बोल, तू धोनी के बारे में कुछ मत बोल, तू विराट कोहली। बहुत बढ़िया भाई, ये पक्का रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखे, सारे दिखेंगे सारे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। लगे रहे ऐसे ही लगे रहे। चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैंने। ऑब्वियसली आप किसी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते अनलेस और अनटिल इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे H2 गैस और Cl2 गैस मिलते हैं तो बनता है 2HCl। बट ये रिएक्शन तब तक नहीं होती जब तक के लाइट नहीं होती। आप जितना भी मर्जी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन डाल दें, क्लोरीन डाल दें, तब तक रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी जब तक के लाइट नहीं होगी। ये लाइट ही है, लाइट कह लो, सनलाइट कह लो, जो मर्जी कह लो आप, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन ना हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, ना क्लोरीन पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, लाइट के ऊपर। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, क्या वो H2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। Cl2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर ये आपने कैसे लिख दिया? अरे भाई मैंने इसके मैकेनिज्म से ही लिखा, बार बार बहसबाजी मत करिए। मैकेनिज्म का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसी की हेल्प से मैंने ये लिखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। देखने तो ऐसा लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल आपने NO2O5 के लिए हैं, 4 हो गया, 8। तो दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। फिर भाई ये रेट लॉ ही है, ये रेट लॉ ही है, वो N2O5 के एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। सर एक पे डिपेंड करेगा? अरे भाई इसका मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म के इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसमें एक मॉलिक्यूल N2O5 का यूज हुआ होगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। एक फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी एग्जांपल बता देता भाई। आप रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते भाई, आप नहीं लिख सकते। ये तो बस मैं बता रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट करोगे हाँ फिर बता सकते हो, फिर बता सकते हो। बट वैसे सिंपल कोई रिएक्शन लिखी हुई है उसका ऑर्डर बता दो ना, जब तक कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन ना हो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है आज ही पढ़ेंगे, बहसबाजी नहीं। एक H2 आएगा, हाफ Br2 आएगा। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जब इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम इन्वॉल्व हुए होंगे, 2H यानी कि एक H2 हो गया। और इसके उसी स्लोएस्ट स्टेप में Br2 का सिर्फ एक एटम होगा, Br होगा, Br। तो Br को लिखेंगे कैसे? Br2 की पावर हाफ लिखेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया सर? भाई अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस हाफ कितना आ गया? 3/2। यहां पर कितना आ गया? 0 प्लस 0 0। यहां पर क्या आ गया? 1। सर एक नेगेटिव ऑर्डर का एग्जाम्पल भी दे दीजिए। 2O3 gives you 3O2। जब इसका मैकेनिज्म लिखा गया तो आया O3 की पावर 2
और O2 की पावर -1। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये 2 है, ये 1 है, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये O2 की पावर -1 कैसे आ गया? बेटा फिर वही मैकेनिज्म से हमने लिखा है, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमने लिखा है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है क्या कि सर ये तो प्रोडक्ट है, ये आपने कैसे लिख दिया? अरे भाई मैकेनिज्म से लिखा है, क्यों बहसबाजी करते जा रहे हो? कोई मतलब है नहीं इसका, एक्सपेरिमेंटल चीज है ये, है ना। देख के मैं तो खुद नहीं बता सकता भाई किसी रिएक्शन को, आप यहाँ पे कोई और रिएक्शन लिख दो और कह दो कि सर इसका ऑर्डर बता दो, मैं बता ही नहीं सकता यार, ठीक है। अनलेस और अनटिल मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट कराने का मौका दे, हाँ एक्सपेरिमेंटली फिर तो मैं बता सकता हूं डेफिनेटली, ठीक है। रिएक्शन देख के कभी भी आप ऑर्डर नहीं बता सकते। आइए सर नेक्स्ट बात करेंगे सर, रेट कांस्टेंट। ये जो लिखा था ना, ये इसके बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। कई नाम है इसके के, एक तो है रेट कांस्टेंट, एक है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अगर कोई बोल दे नहीं सर इसकी डेफिनेशन बता दो, अरे डेफिनेशन तो यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग भी? क्या मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी है? यस। क्या के रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा अगर मैं इनको 1 रख दूं? अगर मैं इनको 1 रख दूं, यस सर, यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की यूनिटी हो जाएगी तब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा। बहुत सही सर, चलो ये तो डेफिनेशन हो गई। सर मैं जानना चाहता हूं ये रियलिटी में होता क्या है? ये रियलिटी में होता क्या है मैं बताता हूं, यहां पे एक बार साइड में लिख दूं फिर मैं आपको बताता हूं। सौरभ ने सही क्वेश्चन पूछा है। नेगेटिव में वो बेटा मैंने टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिखा है, इंडिविजुअली तो इसका -1 आ गया ना ऑक्सीजन का। शाहिद जी पूछ रहे हैं मैकेनिज्म बता दीजिए। बताएंगे बेटा इसी चैप्टर में, बट वो आज का टॉपिक नहीं है। चलिए आइए मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे इसके रिगार्डिंग। ये पता क्या है? ये है नीट 2026 के आपके मार्क्स, ठीक है, जो 2026 के आपके मार्क्स हैं ये, ठीक है। बढ़िया सर। सर ये क्या है? ये है भैया पीडब्ल्यू का सिस्टम, जो वो टीचर्स दे रहे हैं आपको, जो टेस्ट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है। सर ये तो कांस्टेंट है, सबको सेम मिल रहा है, वेरिएबल थोड़ा है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ये है आप की मेहनत, आपकी मेहनत, ये वेरिएबल है सर। भाई अगर ये भी कांस्टेंट होता, ये भी कांस्टेंट होता, तो अगले साल के मार्क्स भी कांस्टेंट आते, सारे बैच के मार्क्स भी सेम आते, हर एक बच्चे के एक फिक्स्ड मार्क्स हो जाते, वही आते हर एक के। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये तो पीडब्ल्यू का सिस्टम सबके लिए कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ा है कि आपके बैच में से 500 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और उनको हम अलग से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। सबको वही क्वेश्चन, सबको वही, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम है सर, ठीक है। बट ये वेरिएबल है, ये किसी का ये बहुत ज्यादा है तो उसके ये अगले साल के मार्क्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, है ना। बड़ी वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। किसी का अनफॉर्चुनेटली ये वाली वैल्यू बहुत कम है तो ये अगले साल के मार्क्स भी बहुत कम आएंगे, है ना। यही वेरिएबल है, यही वेरिएबल, बस ये आपकी मेहनत है जो वेरिएबल है। आज क्लास खत्म होगी, उसके बाद
कोई बच्चा सोचेगा यार मेरा ना बैकलॉग चल रहा है, चलो आज ना बैठ के ना 2-3 बैकलॉग और कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा होगा, उसका भी बैकलॉग चल रहा होगा, ए यार इन्होंने 1-2 क्लास तो ले ली, अब बैकलॉग बाद में कर लेंगे यार, मैं नहीं कर रहा यार आज, ठीक है। और वो सारा दिन बैठ के अपना समय बर्बाद करेगा। तो बस यही चेंज करना है भाई। ये किसी का अगर ये है, अगर वो ये हो गया तो अगले साल ऐसा रहेगा, और अगर ये है और यही रह गया तो अगले साल ऐसा ही रहेगा। बस यही वेरिएबल है, बस बस बस, है ना। आप किसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में चैटिंग करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा, भाई उसका के ऑलरेडी बहुत लो है, तो अगले साल लो ही होना है, आपको ये बात पता है, ठीक है। आप किसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फुल्ली फोकस्ड होके आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, एक्ट कर रहा है, बात मान रहा है, मेडिक्स टेस्ट होता है तो उसको ढंग से रिवाइज करके आता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा अगले साल परफॉर्म करेगा, फॉर श्योर करेगा, ठीक है। बस यस यस, बस आपको समझ आ गया है कि है क्या, कि खुद के रिएक्शन कराने की टेंडेंसी अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम है तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सर के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने उसको अपने माइंड में रखा हुआ है TCS पे। टी का मतलब है टेम्परेचर, सी का मतलब है कैटलिस्ट, एंड द थर्ड वन इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तीनों के बारे में बात करते हैं, है ना। सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ना, ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। मान लेते हैं अभी ये बहुत कम है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं अभी ये बहुत कम है, ठीक है। अगले साल नंबर भी बड़े खराब आएंगे भाई फिर, ठीक है। बट मान लीजिए आप कह रहे हैं सर मेरा मन नहीं करता सर पढ़ने का, मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने पापा का फोन नंबर मुझे देना है। क्या करना है, अपने पापा का फोन नंबर मुझे देना। और जैसे ही आप देखिए मैं आपके पिताश्री को फोन करूंगा और बताऊंगा सर ये कह रहा था कि आपने ड्रॉप ऐसे ही करवाया सर, इसका मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का, ठीक है। हाँ सर, और चैट में सर चैटिंग भी करता रहता है सर लड़कियों से, सर जो टेस्ट होते हैं ना टेस्ट, सर ये टेस्ट भी नहीं देता सर ये रेगुलरली, हाँ सर मैंने चेक किया, डीपीपी भी सॉल्व नहीं करता, क्लास में भी मेडिक्स टेस्ट होते हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सर ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस मैं जैसे ही फोन रखूंगा आप देखना उस तरफ आपका घर जहां पर है, ठीक है, वहां पर अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना है ना। गर्मी आ जाएगी, गर्मी, सर्दी भी होगी अगर तो वहां पे गर्मी का एहसास आपको होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, पिताश्री अपना अस्त्र निकालेंगे, बेल्ट है ना, बेल्ट निकालेंगे, उससे फिर तुम्हारी है ना आरती उतारी जाएगी। यस यस यस, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद के बढ़ेगा तो अपने आप देखना मन अपने आप करने लगेगा, अपने आप करने लगेगा। यस 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 यस, आप खुद गाना गाएंगे, हाय गर्मी, यस बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए आप, समझ गए यस। तो टेम्परेचर के ऊपर के कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और के एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल। टेम्परेचर इंक्रीज होगा के इंक्रीज होगा, और अगर आपको पता है के इंक्रीज होगा तो फिर अगले साल के इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है कैटलिस्ट, नेक्स्ट क्या है, कैटलिस्ट। आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर हम विदाउट कैटलिस्ट करा रहे हैं या विद कैटलिस्ट करा रहे हैं तो के डिफरेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन करी थी कभी और विदाउट एनी कोचिंग करी थी, किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग नहीं थी, ना ऑफलाइन थी ना ऑनलाइन थी, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो नो कैटलिस्ट है। अगर कैटलिस्ट है नहीं, ये कम होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो कम आए होंगे उस साल, ठीक है। आप कोचिंग लेते हैं, चाहे ऑफलाइन ले, चाहे ऑनलाइन ले, चाहे हमसे ले, चाहे किसी और से ले, कोचिंग डेफिनेटली हेल्प करती है अगर उसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो, कंडीशन इज यूटिलाइजेशन। तो अगर कैटलिस्ट होगा तो ऑब्वियसली के क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर भी समझ आ गया, कैटलिस्ट भी समझ आ गया। सर ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, इसको 2 मिनट में समझाऊंगा, बट पहले मुझे यहां पर इसके यूनिट्स लिखने हैं,
समझाता हूं। यूनिट के क्या आपको पता है अल्फा प्लस बीटा को हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं? यस। क्या उसको हम एन बोल सकते हैं? बिल्कुल। यहां पर लिखना है, मैं लिख देता हूं बट आगे क्योंकि MIT है, ये MIT है, मैं डिराइव अगले पेज पे कर देता हूं। क्या हमने अभी अभी यही लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। नहीं सर ये नहीं लिखा। अरे यही लिखा है भाई, ये कॉन्सेंट्रेशन ए की तो है, ये कॉन्सेंट्रेशन बी की तो है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन ही तो आएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका यूनिट फिक्स्ड होता है, सबको पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसका मुझे निकालना, और इसका यूनिट भी फिक्स्ड है, मोल पर लीटर। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा? उधर मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर एन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। क्या ऐसे लिख सकते हैं? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पर एन का मतलब क्या है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो के का यूनिट भी चेंज हो जाएगा, के का यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, आपने ये नहीं बताया ये कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर कैसे डिपेंड करता है, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। कि दो टाइप के होते हैं सर। कौन से दो टाइप के? एक कंप्लीट रिएक्शन का के, बहुत बढ़िया, और एक स्पीशीज का के। मान लो रिएक्टेंट ए है तो उसका अपना के होगा, कोई रिएक्टेंट बी है उसका अपना के होगा, कोई प्रोडक्ट सी है उसका अपना के होगा, प्रोडक्ट डी है उसका अपना के होगा। क्या इनमें कोई रिलेशन होता है? क्या इनमें कोई रिलेशन होता है दोनों प्रकार के में? हाँ होता है सर। क्या होता है बता रहा हूं, देखो, जो इसका रेट कांस्टेंट होगा इसका, उसको बोलूंगा के ए। ठीक है, इसके रेट कांस्टेंट को के बी, इसके रेट कांस्टेंट को के सी, इसके रेट कांस्टेंट को के डी। ठीक है, और जो कंप्लीट रिएक्शन का उसको के बोलते हैं। ठीक है, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या इस के ए का इस के साथ कोई रिलेशन होता है क्या? क्या इससे रिलेटेड होता है? ये इससे रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड होता है, बिल्कुल रिलेटेड होता है सर। कैसे? के ऑफ स्पीशीज इज इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू के रिएक्शन का। अच्छा 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 अच्छा, अब लिख सकता हूं मैं, अब लिख सकता हूं कैसे? के ए किसके बराबर होगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। के बी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सर अगर ये 1 होता तो हाँ दोनों इक्वल हो जाते, अगर ये 1 होता दोनों इक्वल हो जाते, 1 होता दोनों इक्वल हो जाते, 1 होता दोनों इक्वल, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है सर, दूसरी बात मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सर, आपने ना इसका रेट लॉ लिख दिया। रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है यार, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन को तो रेट लॉ बोलते हैं। मान लो वो कुछ ऐसा है, ऐसा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका रेट लॉ मैंने लिखा। अब ये मत कहना कैसे लिखा यार, वही एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये के कौन सा है? ये के कौन सा है? क्या ये ए का रेट कांस्टेंट है? क्या ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है? ये ए का रेट कांस्टेंट है, ए का रेट कांस्टेंट है। किसका रेट कांस्टेंट है? ये ए का रेट कांस्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना भाई, ये रिएक्शन का नहीं है, ये ए का रेट कांस्टेंट है, ए का। एक लास्ट पॉइंट मुझे बताना है,
मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराना है, एक ही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी तक नीट में आया नहीं है बट आ सकता है वो, क्योंकि जेई मेंस में आ चुका है वो। ठीक है, बाय चेंजिंग, नहीं 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 वो यहां नहीं लिखना, सच नहीं, वो यहां नहीं लिखना। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर बात करेंगे। जल्दी से बताइए, ये नीट का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का इंडिविजुअल से कम कैसे होगा अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटा है तो? सर ए का रेट कांस्टेंट क्यों है कि इसके बारे में बात कर रहे हो? मैंने वही बताया आपको, जब रेट लॉ लिखते हैं, मान लो ये आया, ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट एक है, ये वाला नहीं है। ये बड़ा तकड़ा मिसकंसेप्शन है। सबको लगता है कि ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, नहीं है ये इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट। हाँ, दोनों इक्वल जरूर हो सकते हैं अगर ये 1 होगा तो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने आज तक कभी भी किसी से भी पढ़ा होगा, किसी से भी ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन होगा कि ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है। रिएक्शन का नहीं है ये इस रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट है। दूसरी बात सर, आप बात देखो, मुझे ये भी नहीं पता आपने कहाँ पढ़ा है, आप कहाँ हो, किस प्रदेश से हो, किसी ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, मैं आपको एक बात गारंटेड दे सकता हूँ, गारंटेड, कि आपने जब भी पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा रिएक्शन ऐसे लिखी होगी, ऐसे। कभी भी इस 1 की जगह 2 नहीं लिखा होगा, चाहे जीरो ऑर्डर में पढ़ा हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा हो, चाहे सेकंड ऑर्डर में पढ़ा हो, यहां पर हमेशा 1 लिखा होगा। आपको पता है ये बात, मैं गारंटी देता हूं। जाओ अपनी पुरानी कॉपियां निकाल लो, आज से अगर तीसरा, चौथा, 5वां ड्रॉप भी है आपका, कोई मैटर नहीं करता, कॉपी निकाल लो, यहां पे हमेशा 1 लिखा होगा, 1 की जगह 2 नहीं लिखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। अगर जीरो ऑर्डर का मैं डेरिवेशन करूं और इसको 2 रख के करूं तो वो डेरिवेशन, आई मीन जैसा जनरली हम करते हैं, वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। हमेशा 1 करके करा होगा ऐसे, चाहे जीरो ऑर्डर का किया हो, फर्स्ट ऑर्डर का किया हो, सेकंड ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का किया हो, हमेशा यहां पर 1 रख के करा होगा आपने। यस 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 यस, है ना। क्यों? क्योंकि 1 रखेंगे तो ये दोनों सेम होते हैं भाई। अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में गिवन हो तो सर आर्यन बताएंगे बाबू, गैसियस स्टेट में होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? शिवम लगा रहा है मेरे भाई। तस्नीन पठान कह रहे हैं सर नींद बहुत आ रही है, सो जाओ, क्या की टेंशन नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। हाँ, नहीं करता। प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक ही रूम है, उसी में सब कुछ होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है सर, छोटे भाई बहन उसी में खेलते हैं, टेस्ट भी तैयारी नहीं हो पाती, मार्क्स भी कम आते हैं सर, प्लीज़ बताइए मैं क्या करूं। बता चुका हूं मैं इसके बारे में। पारमा गौतम कह रहे हैं कैटलिस्ट क्या होता है, बताएंगे बेटा बताएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम जब दोबारा पढ़ाएंगे अगले साल तब पढ़ाएंगे। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का ये दे रखा है, अच्छा कि ये दे रखा है 3 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है सर, वो तो यहीं से पता चल जाएगा। क्या यूनिट जो है के यही होते हैं, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। अरे वो पर सेकंड का मतलब है टाइम का यूनिट है इनवर्स में, अब वो पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मिनट है क्योंकि यहां पर बताओ भाई, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ये मोल्स पर लीटर की पावर 1 है और ये 1 - n है, तो 1 - n 1 के बराबर आ गया, तो n किसके बराबर आ गया, उधर जा 1 - 1, तो n आ गया 0, n आ गया 0।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ाने से पहले एक मैं छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो हमें करने हैं वो सारे थिंक विदाउट इंक से ही हो जाएंगे, अगर आप सुन समझ रहे होंगे तो। एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू के x की पावर n, वेयर n इज ए वेरिएबल। n कैन बी 0, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3, n कैन बी कुछ भी और भी हो सकता है। मैंने तो 0 1 2 3 से, क्योंकि मेरे को पता है मैं कॉन्सेप्ट एक बार समझा लूंगा तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से मुझे बताना, ध्यान से मुझे बताना, अगर x को मैं डबल करूं, इसको मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया, x को डबल कर दिया, y पर क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर x की पावर 0 है, के x की पावर 0 आ जाएगा। सर किसी की भी पावर जो 0 होती है ना, 0, वो 1 होता है, 1 होता है, बिल्कुल। तो यानी के आप x को डबल करो, क्या y पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सर पावर 0 है भाई, 0, किसी की पावर 0, चाहे यहां पर 2x, x की पावर 0 लिखूं, 2x की पावर 0 लिखूं, 4x की पावर 0 लिखूं, 9x की पावर 0 लिखूं, हमेशा 1 ही आना है, हमेशा 1 ही आना है। तो x को चाहे डबल करूं, क्या y पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ट्रिपल करूं फर्क पड़ेगा? नहीं। 5 टाइम्स करूं फर्क पड़ेगा? नहीं। आधा करूं फर्क पड़ेगा? नहीं। तो y पे नो इफेक्ट होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। अगर मैंने x को डबल किया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रिपल किया कोई फर्क नहीं पड़ा, हाफ किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 टाइम्स किया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या साफ पता चल गया कि n 0 है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। मैंने इसको डबल किया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रिपल किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 टाइम्स किया कोई फर्क नहीं पड़ा, हाफ किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/3 किया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या साफ पता चल गया कि n 0 है? यस 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 यस, सब बहुत बढ़िया। अब देखना जरा नेक्स्ट, आपने फिर वही y को x को डबल कर दिया, क्या इसको मैं डबल करूंगा, ये पावर 1 है, पावर अब की बार 1 है, ये डबल करूंगा तो क्या ये डबल हो जाएगा? बोलो यस और नो, यस और नो। बेटा इसको डबल करने पे डबल हो गया, ट्रिपल करने पे ट्रिपल हो गया, हाफ करने पे हाफ हो गया, 4 टाइम्स करने पे 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम करने पे 5 टाइम्स हो गया, 1/3 करने पे 1/3 हो गया। तो क्या क्या साफ पता चल गया कि n 1 है? इसको डबल करने पे ये डबल हो गया, ट्रिपल करने पे ट्रिपल हो गया, 4 टाइम करने पे 4 टाइम हो गया, 5 टाइम करने पे 5, हाफ करने पे हाफ हो गया, 1/3 करने पे 1, तो साफ पता चल गया कि n 1 है, n 1 है। यस 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 यस, है ना? ये मैं इस कारण सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चंस करने हैं, मुझे आगे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें बस मैं यही यूज करूंगा और मेरे आंसर्स आते जाएंगे, मेरे को न्यूमेरिकल्स में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थिंक विदाउट इंक से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखना, आगे अगर मैं इसे डबल कर रहा हूं, डबल, ये रहा डबल, इसको डबल कर दूंगा तो ये डबल हो जाएगा। सब प्रूफ करके दिखाओ, करके दिखा देता हूं। ये y है, ये y डैश हो गया, क्या बोला आपने? इसको डबल करना है तो x की जगह 2x कर दिया, हो गया कि नहीं? 4kx², ये kx² क्या है? y, हो गया कि नहीं 4 टाइम्स? अरे बोलना भाई, हो गया कि नहीं 4 टाइम्स? यानी कि इसको डबल करने पे 2 का स्क्वायर किया 4 टाइम्स हो गया, ट्रिपल करने पे 3 का स्क्वायर किया 9 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स करने पे 4 का स्क्वायर किया 16 टाइम्स हो गया, हाफ करने पे हाफ का स्क्वायर किया 1/4 टाइम्स हो गया। तो क्या साफ पता चल रहा है कि x को डबल किया, y 4 टाइम्स हो रहा है तो n2 होगा, n2 होगा। इसका आंसर खुद लिख दोगे या मुझे करना पड़ेगा? खुद लिख दोगे कि मुझे करना पड़ेगा? इसका आंसर भी खुद लिख दोगे कि मुझे करना पड़ेगा?
भाई ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, कम से कम इसका आंसर बताओ। पंकज ने आंसर दे दिया है, सोहम ने भी दे दिया आंसर, वंदना, अनुगता, कर दो इसको, पहले था एक्स क्यूब, अब डबल कर दो, एक्स की जगह 2x लिख दो, एक्स की जगह 2x लिख दो। सर ये तो 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स, ठीक। साफ पता चल गया, यानी कि इसको डबल करने पे ये 8 गुना बढ़ रहा है, तो n 3 है ना। ट्रिपल करने पे, ट्रिपल करने पे 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब 27 टाइम्स हो गया, तो ये n 3 है। फिर भाई इसको डबल करोगे, डबल करोगे, n हाफ है आपकी बार, तो 2 की पावर हाफ कितना होता है बेटा, रूट हो गया। ठीक है बेटा, ये बात सबको पता चल गई। बस अब लास्ट टाइम इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताना जरा। x डबल किया, y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, n बताओ कितना होगा। x डबल किया, y 8 टाइम्स हो गया, n कितना होगा। x डबल किया, y 4 टाइम्स हो गया, n कितना होगा। x डबल किया, y √2 टाइम्स हो गया, n कितना होगा। चलो यही 4 कर दो क्वेश्चन बस, बताओ भाई। x डबल किया, y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, n कितना होगा। इसको डबल करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी होगा जब ये 0 होगा, 0, तो n 0 है। x आपने डबल किया, डबल डबल, और ये 8 गुना बढ़ गया, तो 2 की पावर क्या रखूं कि 8 आ जाए, सर 3। फिर वही x आपने डबल किया और ये 4 टाइम्स हो गया, तो 2 की पावर क्या रखूं, 2 की पावर क्या रखूं कि ये 4 के इक्वल आ जाए, सर n 2 रख लो। फिर वही x डबल किया, तो y कितना हो गया, √2 टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स हो गया। बताओ भाई x की वैल्यू क्या रखूं, सर वो n की वैल्यू क्या रखूं, सर हाफ रखो, हाफ। समझ गए। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जल्दी जल्दी से जरा सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। इन ए रिएक्शन a प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रेट डबल हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन b की डबल हो गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे जाएगा, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अरे ऐसे ही तो लिखा जाएगा, अब ये मत पूछना आपने ये कैसे लिख दिया, इतनी देर से यही लिख रहे हैं। क्या बोला इन्होंने, बी डबल किया, कॉन्सेंट्रेशन इसको डबल किया, तो रेट 8 गुना बढ़ गया, रेट 8 गुना बढ़ गया। बताओ भाई बीटा क्या होगा जब इसको डबल किया और ये 8 टाइम्स हो गया, डबल किया इसको 8 टाइम्स हो गया, सर ये 8 तब आएगा, बताओ 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 बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा, सर क्यूब आएगा, ये 8 को ऐसे ही तो लिख सकता हूं, तो 3 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत, ये वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं। रेट डबल हो जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन बी की डबल करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको डबल करने से ये डबल हो गया, इसको डबल करने से ये डबल होगा, कब आएगा, जब बीटा 1 होगा, जब बीटा 1 होगा। अरे यार ये देखना, ये डबल हो गया, तो बताओ 2 की पावर क्या रखूं, 2 की पावर क्या रखूंगी, ये 2 आ जाए, सर बीटा 1 आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंक्रीजेस, दोबारा लिखा हुआ है, रेट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। इसको भी डबल किया,
इसको भी डबल किया और रेट 8 गुना बढ़ गया, रेट 8 गुना बढ़ गया। जब इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, सर ये तो 1 आ चुका है, ये तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो बताओ अल्फा कितना होगा? 2 की पावर अल्फा कितना आया? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्या अल्फा 2 आ गया? अल्फा 2 आ गया, अल्फा 2 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 1। क्या यही आंसर है रेट लॉ में? यही आंसर है। क्या बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया? आई थिंक विदाउट इंक से। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। रेट लॉ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा जब H पॉजिटिव आना है? H पॉजिटिव आयन को डबल कर दिया। अब बताओ भाई, इसको डबल करूंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन आई की आधा कर दी, ये आधा। सर ये आधा, देखो पावर 1 है, पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 तो होती है। ये हाफ करोगे हाफ हो जाएगा, है ना? हाफ करोगे हाफ हो जाएगा। सर हाफ हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आर ट्रिपल्ड। इसको भी ट्रिपल कर दिया, इसको भी ट्रिपल कर दिया, इसको भी ट्रिपल कर दिया। इसको ट्रिपल करूंगा 3 की पावर 1, 3 हो जाएगा। यहां पर भी ट्रिपल कर दिया, 3 की पावर 1, 3 हो जाएगा। ट्रिपल कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ गया? सर 81 टाइम्स हो जाएगा। कहने को 3 न्यूमेरिकल थे, हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिया भाई। सर जब H पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है तब ऑब्वियसली बाकी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। आई नेगेटिव लिखा हुआ है तो बाकी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। इसमें लिखा हुआ है तीनों पे फर्क पड़ा होगा। डाउट आ गया? इसमें भी डाउट आ गया। 10-15 मिनट थ्योरी पढ़ाई यार, इसी कारण के डाउट ना आए। क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। रेट डबल हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन डबल करी। इसको डबल करने पे डबल हो रहा है, डबल करने पे डबल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यार ये देखो, इसको डबल करने पे ये डबल हो रहा है, डबल करने पे डबल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 1 होगी, 1 होगी। वही कर रहा हूं यहाँ पर। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, सही कह रहे हैं। आइए और करना है ऐसा क्वेश्चन, ये करो फिर। ये एक रिएक्शन है 2NO प्लस 1O2 गिव्स यू 2NO2। ये फर्स्ट ऑर्डर की है। अच्छा, वॉल्यूम को 1/3 कर दिया है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो यार, रेट ऐसे लिख लो, जो भी होगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 ही होगा, है ना? लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 होगा। क्या R ऐसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ये कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखी जाएगी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या कर दिया? वॉल्यूम क्या कर दिया इन्होंने? 1/3 कर दिया। बेटा ये 1/3 कर दिया तो ये 1 होगा, 1/3 ही होगा। ये 1/3 कर दिया है, ये 1/3 कर दिया है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 1/3 कर दिया 3। नहीं सर मैं नहीं मानता, मैं प्रूफ कर देता हूँ। वॉल्यूम जो थी वो 1/3 कर दी है, V/3। डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाता है। 3 मैंने बाहर रख दिया, 3 मैंने बाहर रख दिया। क्या ये R1 नहीं है? क्या ये R1 नहीं है? हो गया कि नहीं? अरे हो गया कि नहीं? 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी। करो अगला, करो खुद करो यार। एक रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू K(A²B). अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की ट्रिपल कर दी जाए, बी को कोई फर्क ना पड़े, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर वही, ये 3 टाइम्स कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा यार। ऑप्शन नंबर डी।
ये करिए, क्या है मैं भी पढ़ लेता हूं। एक रिएक्शन है ए और बी में, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डबल कर दी है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 टाइम्स और 2 का क्यूब करूंगा तो 8 टाइम्स, 8 4 का 32। ये ना कहने को न्यूमेरिकल है यार, ये कहने को न्यूमेरिकल है। इसको डबल कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये इसको डबल कर दूंगा तो 2 का क्यूब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 4 टाइम्स इसके कारण बढ़ा, 8 टाइम्स इसके कारण बढ़ा, 4 8 32 टाइम्स बढ़ जाएगा, 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, हाफ या एक पेज छोड़ दीजिएगा और ये 3 क्वेश्चन लिख के लाइएगा। फिर यहां पर भी हाफ पेज, यहां पर भी हाफ पेज, ये तो बस थोड़ा 2 लाइन छोड़ देना और इन क्वेश्चंस को लिख के ले आना, बस थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। 0 ऑर्डर, फिर ये सारा कल से ही करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे, बट कल बहुत मजा आएगा क्लास में। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग थिंक विदाउट इंक से करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो थिंक विदाउट इंक से करेंगे, पेन कम उठाएंगे, दिमाग ज्यादा सॉल्व यूज करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।